गुड इवनिंग, नमस्ते और अभिवादन आप सभी को मित्रों। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जैसा कि मैंने आपको 2 दिन पहले से मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ इस बात को लेकर कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आने वाला है और जो तमाशा है तमाम पॉलिटिक्स का पाकिस्तान की, वो अपने उरूज पर पहुँच रहा है, लगातार बढ़ने वाला है। ये सब मैं आपको पिछले व्लॉग्स में लगातार आपको इंडिकेट करता रहा हूँ, बताता रहा हूँ कि ये सब बहुत जल्द होने वाला है और उसकी शुरुआत आज एक धमाके के साथ हुई। जैसा कि मैंने आपको कल खबर की थी कि 2 बिल जिनको बहुत सारे बिल जो सैकड़ों बिल पिछले दिनों में साइन करवाए गए प्रेसिडेंट के जरिए, पाकिस्तान प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से जो साइन कराए गए पार्लियामेंट के थ्रू पास कराने के बाद, उनमें से 2 बिल जिनका मैंने आपको 2 दिन पहले जिक्र किया था और वो थे एक जो था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और दूसरा था इसका आर्मी आर्मी एक्ट, पाकिस्तान आर्मी एक्ट। इन 2 एक्ट्स को लेकर आज पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने दोपहर को एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने कहा, क्या कहा, आपको मैं दिखाई देता हूँ, आप देख ही सकते हैं उसको आपके लिए। कहाँ से लेकर आऊं मैं, ये देखिए ना, टिंग टिंग टिंग, ये रहा उनका पहला ट्वीट, जरा देखें। ये है जो आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैंने इन बिल्स पर सिग्नेचर किए ही नहीं, इन दोनों बिल्स पर। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने स्टाफ को ये कहा था कि इन बिल्स को बिना मेरे साइन किए हुए रिटर्न कर दिया जाए गवर्नमेंट को। और नतीजे में क्या किया गया, वो ये कह रहे हैं कि मेरी तो मालूमात में ही नहीं है। मुझे तो जब मीडिया में बात खबर आई तो मतलब उनको पता लग रहा है बाद में खबरों से कि इस बिल पर सिग्नेचर हो चुके हैं प्रेसिडेंट के, जबकि वो ये कहते हैं कि मेरी इंटेंशन कभी भी इन बिल्स पर साइन करने की थी ही नहीं, क्योंकि मैं इनकी कंटेंट के इन बिल्स के खिलाफ था। नतीजा ये जनाब, नतीजा ये कि इसके अब निकलने वाले हैं बड़े खूंखार किस्म के परिणाम, रिजल्ट्स, और वो कैसे, आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो खुदा को इसमें बेसिकली हाजिर नजर जानकर वो बात कह रहे हैं कि खुदा मेरा गवाह है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो मित्रों, अब बात आते हैं असली मुद्दे की। असली मुद्दे की ये बात आती है कि इसके तुरंत बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है पाकिस्तान की, उसने एक ट्वीट इशू किया और हियर इज दैट ट्वीट। यहाँ पर वो बेसिकली प्रेसिडेंट को ताना दे रहे हैं इस बात का कि उनको अपने कामों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ ये स्टेटमेंट शूट शॉर्टली आफ्टर द प्रेसिडेंट टू एक्स, जो विच इज नाउ बेसिकली ट्विटर, पहले ट्विटर बोलते थे, आजकल इसको एक्स बोल रहे हैं हम लोग। वो कह रहे हैं कि टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट बिल 2023। और फिर सेकेंडली उन्होंने आर्मी एक्ट के लिए कहा कि इससे जो डिस्टेंस अपने आप को कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि बेसिकली प्रेसिडेंट को अपनी काम की, अपने सिग्नेचर्स की, अपनी जिम्मेदारियां खुद लेनी चाहिए, बजाय कि वो औरों पर डाले, अपने सबॉर्डिनेट्स पर डाले, अपने स्टाफ पर डाले। अच्छा, अब बात करते हैं हम असली मुद्दे की। देखिए, आप में से जो लोग पत्रकार हैं या पत्रकारों से जिनकी करीबी है, मेरे जैसे भाइयों की, कि मैं पत्रकार चाहे ना हूं, लेकिन मैं पत्रकारों से मेरी करीबी दोस्ती है कुछ लोगों से, तो हम में से ज्यादातर को ये बात का अंदाजा है, मालूम है कि मिनिस्ट्रीज के या तरह तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं, प्रेसिडेंट का ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस हैं, या तमाम मिनिस्ट्रीज हैं, इनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं आजकल। ठीक है, इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये अपने तमाम पत्रकारों को, जिनको वो इन्फॉर्म रखना चाहते हैं, उनको इस ग्रुप में रखते हैं। तो कोई भी पत्रकार जो इन ग्रुप्स में, इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में होता है, फॉर एग्जांपल इस केस में हम बात करें प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के ग्रुप में जो रहा होगा, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के ऑफिस का जो ग्रुप है, प्रेसिडेंट ऑफिस का जो ग्रुप है, उसमें जो तमाम पत्रकार रहते हैं, उनको तमाम सूचनाएं जो ऑफिशियली रिलीज की जाती हैं, वो साइड बाय साइड इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी रिलीज कर दी जाती हैं। यहां पर एक बात कहनी पड़ेगी कि ये जो सिग्नेचर हुए इन दोनों बिल्स के ऊपर, इस बात को कभी भी इन व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ से नहीं लाया गया। ये बात एक सच्चाई है। इस बात को पाकिस्तान का कोई भी पत्रकार आपको कंफर्म कर देगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऑफिशियली रिलीज हो जाती हैं चीजें प्रेसिडेंट ऑफिस से या फॉर दैट मैटर किसी मिनिस्ट्री से, तो उस मिनिस्ट्री के व्हाट्सएप ग्रुप में वो चीजें तुरंत हाईलाइट हो जाती हैं या रिफ्लेक्ट करने लग जाती हैं, रिलीज कर दी जाती हैं, सो दैट कि पत्रकारों को ऑफिशियल जानकारी उस ग्रुप की उस मिनिस्ट्री की या उस ऑफिस की मिल पाए। ऑलराइट, तो यहां से अब बात शुरू होती है, आगे आगे बढ़िए आप। जब ये रिलीज नहीं हुई,
लेकिन आज जो प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया है वो व्हाट्सएप ग्रुप में रिलीज किया गया। अच्छा, यहां पर एक कंट्राडिक्शन आता है, खुद उस बात में कंट्राडिक्शन नजर आता है कि जो प्रेसिडेंट ने कहा, देखिए ये खबर कल से चल रही है कि प्रेसिडेंट ने इन 2 बिल्स पे साइन कर दिए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की तरफ से कल से इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। 27 घंटे गुजरे हैं इससे पहले कि प्रेसिडेंट ने, मतलब इस बिल पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने की खबर आने के 27 घंटे बाद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी अपनी ये ट्वीट करते हैं। तो 27 घंटे कहाँ थे भाई? 27 घंटे तक आपको होश नहीं था कि कुछ ऐसा हो गया है मार्केट में, बाजार में, पॉलिटिकल सर्कल में, जो आपने किया ही नहीं, जिसके बारे में आप जानते हैं कि आपने सिग्नेचर नहीं किए और पूरा मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है कल से आज तक। तो एक बात यहां पर आती है। दूसरी बात ये कि आखिर इस सारी बात के मायने क्या है? मायने ये हैं कि भाई अगर आपने सिग्नेचर नहीं किए तो क्या किसी ने आपके सिग्नेचर फोर्स किए? भाई बिल तो साइन होकर गए हैं ना, तो आपने नहीं किए तो किसने किए? क्या किसी और ने किए? और अगर ऐसा नहीं है तो आपने किन सर्कमस्टेंसेस उस पर साइन कर दिए? क्या आपके स्टाफ ने आपको झूठ बोला कि ये कागज कुछ और है, आपने धाम घुग्गी मार दी, उस पर साइन कर दिया आपने? या क्या आप अपने सिग्नेचर प्रेसिडेंट ऑफिस की सील के साथ में बिना कागजों को पढ़े हुए सिग्नेचर कर देते हैं कि आपको मालूम ही नहीं कि आप किस कागज पे साइन कर रहे हैं? तो ये बड़े बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब आरिफ अलवी को आने वाले वक्तों में देना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात कि आखिर इस घटनाक्रम के, ये जो प्रेसिडेंट ने कर दिया है, इसके रिपरकशंस क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहला इसका जो फायदा मिल रहा है इसका, वो ये आपकी जानकारी में होगा आज दिन में, कल रात को हमारे बिलॉग करने के बाद में शाह महमूद कुरैशी, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं इमरान खान की रिजीम में, उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि साहब हम ये जो डिलिमिटेशन करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन, और जो वो कह रहे हैं कि हम 90 डेज में नहीं कराएंगे इलेक्शन, या पॉसिबल नहीं है, तो उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उन्होंने वकीलों के नाम भी दे दिए, अकरम राजा साहब को और अली जफर, दोनों वकीलों के उन्होंने नाम दिए कि भाई ये लोग सुप्रीम कोर्ट में हमारे इस केस को लेकर जा रहे हैं, इसमें ऑलरेडी पेपर वर्क चल रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार काहे में किया गया? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर कौन सा केस आया? वही साइफर वाला केस। साइफर वाला केस में क्या हुआ था कि जो डोनाल्ड लू, जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के, सॉरी अमेरिका का फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर हैं, उनका और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जो एम्बेसडर थे वहां के, उनके बीच में मुलाकात हुई डोनाल्ड लू के रेजिडेंस पर, और लंच ब्रीफिंग थी, मुलाकात थी, जिसमें उन्होंने आपस में जो बात की उसका जो तमाम बात का लबोलबाब था वो ये कि अमेरिका जो है, या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस बात से खुश नहीं था कि इमरान खान जो है वो रशिया की यात्रा पे जा रहे हैं, यूक्रेन को सीधे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, सॉरी रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं सीधे यूक्रेन पर वॉर छेड़ने के लिए। और इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने कहा कि अगर ये चीजें इसी तरह से चलती हैं तो हमारे रिलेशंस ठीक नहीं हो पाएंगे। याद रहे कि बाइडेन जब से प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने इमरान खान की तमाम कोशिशों के बावजूद टेलीफोन कॉल तक नहीं किया था, कांग्रेचुलेटरी या अदरवाइज उनकी कोई बात ही नहीं हुई थी, और इमरान खान को इसको लेकर बड़े नाराज थे कि भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ। आपको याद हो मोहम्मद यूसुफ थे, जिसको उन्होंने एडवाइजर रखा हुआ था फॉरेन अफेयर्स में अपने, तो वो बाकायदा अमेरिका में कई हफ्ते डेरा डालकर बैठे रहे थे सिर्फ इस फोन कॉल को करवाने के लिए कि किसी तरह से बाइडेन और इमरान खान का टेलीफोन पर राब्ता हो जाए, कॉन्टैक्ट हो जाए। तो मित्रों, वहां से ये बात चली, तो उसकी जो समरी भेजी गई, उसको साइफर, बेसिकली पाकिस्तानियों का एक तो मसला बड़ा गंभीर है पढ़ाई लिखाई का। साइफर, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान की एक बड़ी जर्नलिस्ट जो है उनका, कि मुझे उनको ये बताना पड़ा कि भाई साइफर वो होता है जिसको डेसिफर किया जाता है। तो ये अंग्रेजी के लफ्ज से ही आपको पता लग जाता है कि जो चीज साइफर्ड है यानी कि उसको डेसिफर किए जाने की जरूरत है, इसका मतलब है कि वो लैंग्वेज वहां पर कोड है। वो साइफर ऐसे यूज करते हैं जैसे कि इट्स जस्ट अनदर वर्ड, इट्स नॉट जस्ट अनदर वर्ड। साइफर के जो पेपर्स होते हैं वो बेसिकली कलर पेपर्स पे लिखा जाता है, कोडेड लैंग्वेज में लिखा जाता है। वो लैंग्वेज रोज चेंज होती रहती है, सो दैट कि उसको रोज के बेसिस पे कोई डेसिफर नहीं कर पाए, या कोई किसी को फॉर्मूला भी उसको डेसिफर करने का कोई मिल भी जाए फॉर्मूला, तो आप उसको इमीडिएटली नहीं कर पाए, क्योंकि वो डेली चेंज होता रहता है। और वो
जो फॉरेन ऑफिस होता है और जो आपका एम्बेसीज जो बाहर हैं उनके बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस का एक तरीका है। कलर उनको इसलिए रखा जाता है ताकि उसकी फोटोकॉपी ना कराई जा सके। लेकिन जब उसको डिसिफर किया जाता है फॉरेन ऑफिस में, तो उसके बाद में जाहिर है कि जो डिसिफर किया गया वो तो नॉर्मल पेपर पे होगा, कंप्यूटर पे होगा या जैसे भी होगा, उसकी कॉपीज फिर डिफरेंट ऑफिसर्स को भेजी जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को जरूरत हो तो, आईएसआई वालों को, यू नो, जो भी रेलेवेंट ऑफिसेज हैं उनको वो भेज जाती हैं। इनका नियम ये होता है कि इन तमाम ये जो साइफर्ड जो डॉक्यूमेंट होता है, डिसाइफर्ड बल्कि, तो उसको फिर वापस होना होता है। तो मान लीजिए 5 कॉपियां की गई, प्राइम मिनिस्टर को दी गई, प्रेसिडेंट को दी गई, या आर्मी चीफ को दी गई, आईएसआई को दी गई, फॉरेन मिनिस्टर को दी गई, तो इनको उन्हें सिर्फ फॉर योर आइज ओनली की तरह से होता है कि आप पढ़ लें, पढ़ने के बाद में उस डॉक्यूमेंट को आप वापस कर देते हैं फॉरेन ऑफिस को, रिटर्न कर देते हैं उस डॉक्यूमेंट को। यू कैन नॉट कीप इट, यू कैन नॉट कॉपी इट, यू कैन नॉट कीप गिव इट एनीवेयर। मित्रों, तो यहां पर क्या हुआ था कि वो जो डॉक्यूमेंट था वो इमरान खान के पास जब पहुंचा है तो इमरान खान ने उसके ऊपर पॉलिटिक्स की थी बाकायदा, ये साइफर को लेकर कि भी हम इसको इस लेट्स प्ले विद इट वाली बात। आपको याद होगा एक ऑडियो भी लीक हुआ था जिसमें इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, असद उमर थे, इमरान खान थे, और लेट मी जस्ट थिंक ऑफ अनदर पर्सन, देयर वाज वन मोर पर्सन वहां पे जो मौजूद थे। तो इनके बीच की जो कन्वर्सेशन थी वो लीक भी हुई थी, और उस कन्वर्सेशन में ही ये बात आई थी जिसमें आजम खान जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा था कि मैं इसकी जो इस पर हम मीटिंग लेंगे, ये तमाम लोगों को हम बुला लेंगे, उन पर बात कर लेंगे, और जो साइफर में क्या लिखा है इसकी जो लिटरेशन है, जो इसको लिखा जाना है, वो इंटरप्रिटेशन मैं लिखूंगा, मिनट्स जो होंगे उसके वो मैं लिखूंगा। नतीजा क्या होगा कि ट्रुथ मीटिंग का वो माना जाएगा जो मिनट्स पे उतर आएगा। तो वो मिनट्स चूंकि मैं बना रहा हूँ तो बात खत्म हो गई, मैं जो लिख दूंगा वही मिनट्स का, वही मीटिंग का जो असली अहवाल माना जाएगा वो वही माना जाएगा। तो ये हुआ वहां पे सेम। ये जब बात सारी की सारी वहां से लीक भी हो गई, ऑडियो भी लीक आ गया, और इसको लेकर इमरान खान ने जब वो 27 की तारीख की मीटिंग थी, 27 मई वाली, 27 मार्च की, तो 27 मार्च को मीटिंग थी जिसमें उन्होंने वो हिलाया था उसको ले जाकर। उसके बाद में मारिया मेमन को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये बात कही कि भाई मेरे पास साइफर आया था, वो उसकी कॉपी आई थी या जो भी था वो, और मुझसे वो खो गया। यानी कि उन्होंने ये ऑफिशियली मान लिया दैट उन्होंने इस चीज को खो दिया। अब हम बात आते हैं इस अमेंडमेंट पर आते हैं जो पिछले दिनों ऑफिशियल सीक्रेट में की गई। मित्रों, तो मैं पेपर हाथ में ले लेता हूं ताकि कुछ गलती ना हो। अमेंडमेंट में क्या किया गया, पहले इसमें एक वर्ड था ऑब्टेन, यानी कि आप अगर एक ऐसे डॉक्यूमेंट को, सरकारी डॉक्यूमेंट को जिसे आपके पास नहीं होना चाहिए, आप ऑब्टेन करते हैं या किसी तरह से आप उसको ऑब्टेन करते हैं, दैट इटसेल्फ वाज ऑब्टेनिंग इट वाज अ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर वो केस बनता था। ओके, मगर इस केस में ऑब्टेन तो नहीं किया गया था, इमरान खान ने ऑब्टेन नहीं किया था, इमरान खान को दिया गया था। तो जो ये अभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट चेंज किया गया, उसमें ऑब्टेन की जगह पर एक लफ्ज चेंज किया गया, उसमें चेंज किया गया, ऑब्टेन की जगह पर वर्ड यूज कर दिया गया रिटेन, और उसे पास कराया गया। रिटेन होते ही इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि चूंकि इमरान खान ने को दिया गया देखने के लिए, पढ़ने के लिए, वापस करने के लिए, मगर अगेंस्ट ऑल लॉज उन्होंने उसको खो दिया या फॉरवर्ड कर दिया। डोंट फॉरगेट कि अभी इस बात को कोई 10 दिन हुए हैं जब द इंटरसेप्ट नाम की जो पत्रिका है अमेरिका की, वहां पर इस लेटर का तमाम मजमून छप चुका है। तो जिसके बारे में माना यह जाता है कि चूंकि एक ही कॉपी थी जो वापस नहीं हुई, खो गई, गायब हो गई, जहां भी गई और किसी उसके बारे में नहीं बताया गया, वो वही कॉपी थी जो इमरान खान वाली थी। माना यह जाता है कि ये वही कॉपी है जो इंटरसेप्ट को मिली इमरान खान की तरफ से। एजम्पशन है, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन और कोई तरीका भी नहीं, क्योंकि बाकी 4 लोगों की कॉपीज जो हैं वो फॉरेन ऑफिस को मिल चुकी थी, एक यही कॉपी मिसिंग थी जो अल्टीमेटली इट लैंडेड अप एट द डेस्क ऑफ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ने बड़ा स्मार्टली और बड़ा अनयूजुअली बार बार वहां पे जिक्र किया हमको एक आर्मी सोर्स से मिली है। दैट मींस कि बेसिकली ये पीटीआई को बचाने की कोशिश थी, इमरान खान को बचाने की कोशिश थी कि हमको आर्मी सोर्स से, और आर्मी सोर्स को जाहिर है आप सोर्स नेम नहीं करने, लेकिन बार बार आप ये भी कह रहे हैं कि वो आर्मी का सोर्स था, आपको कहने की जरूरत क्या है? Why do you have to say even this much? आप सीधे सीधे कह सकते हैं हम ना सोर्स डिस्क्लोज नहीं कर रहे, ये तो पत्रकारिता वाली बात हुई, लेकिन आप कह रहे हैं, लेकिन आधा सोर्स डिस्क्लोज कर रहे हैं, आधा सच बोलकर आप जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं किसी की। वो बात इसमें बड़ी जाहिर थी, जो पत्रकार थे उस चीज को उन्होंने तुरंत पकड़ लिया था, तो यहाँ पर गेम हो रहा है। तो मित्रों, वो जब रिटेन वाला शब्द यूज किया गया
और वो क्लियर कर दिया गया, जो जैसे ही सो कॉल्ड सिग्नेचर जब आरिफ अलवी के हो गए, वो लॉ बन गया, तो उसके बाद इमीडिएटली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर एक नई एफआईआर, वाइल इमरान खान जेल में है, एक नई एफआईआर दर्ज की गई, जिसके अंडर में आप ये देखिए इमरान खान पर नया केस भी बन गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर, जिसके अंदर अगर एक नेशनल सिक्योरिटी को इंटरेस्ट को मान लिया जाए, साबित किया जाए कि नेशनल सिक्योरिटी को या नेशनल इंटरेस्ट को किसी तरह से चोट पहुंची है, तो 14 साल की सजा से लेकर फांसी तक हो सकती है। इस केस के अंदर अब तक इमरान खान के अलावा शाह मोहम्मद कुरैशी और आज असद उमर को भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये तीनों उसमें अरेस्ट है। अब जरा रिपोर्टेशन देखिए, ये जो आज प्रेसिडेंट अलवी ने किया है, इसके मायने क्या निकले? इसके मायने ये निकले कि अगर प्रेसिडेंट अलवी ये कहते हैं मैंने तो साइन किया ही नहीं, अब इस डिटेल में जाए बिना कि इसका क्या मतलब है कि आपने साइन नहीं किए, क्योंकि वहां साइन मौजूद होंगे, अगर बिल पे साइन मौजूद नहीं है तो वो लॉ कैसे बन गया, फाइल ही कंप्लीट नहीं होती उसके बिना, तो वो तमाम बातें अलग। लेकिन रिपोर्टेशन सीधा ये कि अगर उन्होंने साइन नहीं किए तो वो कानून नहीं बना। अगर कानून नहीं बना तो लीगली एक चैलेंज खड़ा हो सकता है कोर्ट के अंदर कि भाई साहब, जिस केस के अंदर आप हमारे आदमियों को अरेस्ट कर रहे हैं, दरअसल वो तो कानून ही नहीं हुई, आप गैर कानूनी तरीके से किसी को इस्तेमाल अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये केस जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर इमरान खान, शाह मोहम्मद कुरैशी और असद उमर पर लगाया जा रहा है, ये केस किसी भी कोर्ट के अंदर, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज किया जा सकता है, और ये केस बहुत लंबे समय तक अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाएगा, ऐसा माना जाता है। और कम से कम ये इंटेंशन है, हो सकती है आरिफ अलवी के इस कदम की जो उन्होंने उठाया है। ओके, आगे चलते हैं। इसके अलावा क्या है, न सिर्फ ये केस भी होता है, उसके अलावा आरिफ अलवी का एक और मुद्दा है। जब से आरिफ अलवी की पीटीआई से एक लंबी रिलेशनशिप है इमरान खान की पार्टी के साथ में, और वो बहुत नजदीक भी माने जाते हैं। जगह जगह पर आपने देखा होगा कि जो जब से ये गवर्नमेंट आई है, पीडीएम वाली गवर्नमेंट जब आई थी, तो तमाम बिल्स को रोकने में उनका बड़ा हाथ रहा था। वो बिल्स को पास नहीं होने दे रहे थे, रोक रहे थे, लंबा खींच रहे थे, सिग्नेचर में देर लगा रहे थे। और तो और पीडीएम गवर्नमेंट की ओथ लेने के लिए भी वो खुद नहीं आए थे। डेंटिस्ट के दांत में दर्द हो गया था उस दिन, तो इट्स क्रेजी सिचुएशन। एनीवे, तो अब आप यहाँ पर आगे चलें, तो इन्होंने क्या किया कि इनकी क्रिटिसिज्म हुई इस बीच में। जब इमरान खान अरेस्ट हुए तो इनकी क्रिटिसिज्म होनी शुरू हुई कि भाई प्रेसिडेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई कमेंट नहीं आया, कुछ बोला नहीं गया। और नतीजे, और पीछे जब जूम मीटिंग्स हुई हैं कोर कमेटी की पीटीआई की, उसमें काफी लेदे हुई आरिफ अलवी को लेकर और आरिफ अलवी के एटीट्यूड को लेकर टुवर्ड्स पीटीआई एंड स्पेशली इमरान खान। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं आरिफ अलवी पर भी एक प्रेशर बन रहा था कि भाई ही हैज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ समहाउ, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलना था। आगे देखिए, तो दोस्तों, इसके अलावा ये दो मुद्दे हुए जहां पर ये इम्पैक्ट आ रहा था, और जो आप देख सकते हैं कि ये जो एक्शन है आरिफ अलवी का, उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। हम वापस चलते हैं दूसरे एक्ट की तरफ, पाकिस्तान आर्मी एक्ट की तरफ, जहां पर तरमीम कराई गई, अमेंडमेंट कराए गए। वहां पर क्या हुआ, और वहां पर बहुत बड़ा तमाशा हुआ है। गौर से सुनिएगा इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस चीज को गौर से सुनिएगा। तो अमेंडमेंट जो हुए हैं, ये अब जाहिर है कि मैंने बताया आपको, आरिफ अलवी की स्टेटमेंट के बाद में ये शक उठाया जा सकता है कि ये लॉ नहीं बने हैं, लेकिन वो अमेंडमेंट थे क्या, हम उस पर बात कर लेते हैं। तो और ये भी जानिए कि आरिफ अलवी की इस एक्शन के साथ में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी के तमाम इंटरेस्ट के ऊपर बहुत बड़ी चोट लगी है। तो मैं आपको एक बार, इससे पहले कि हम उन एक्शंस पे जाए, मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का कोई रिएक्शन इस पर नहीं आया है। वेट फॉर इट, बिकॉज अब जो आप पाएंगे वो रिपरकशन आएंगे, वो आप इम्पैक्ट देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और वो बहुत हल्के नहीं होंगे, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि वो बहुत हल्के नहीं होंगे। मैं उस पर अभी डिटेल में बात करता हूँ, लेकिन पहले हम बात कर लें इन एक्शंस के। इनमें क्या हुआ कि आईबी, आईएसआई या इस तरह के जो लोग थे, इस तरह जो ऑफिसर्स यहाँ पे काम करते हैं, जो सीक्रेट एजेंसीज के साथ जुड़े हुए हैं या सेंसिटिव पोस्ट पे जुड़े हुए हैं, तो इनमें चेंज ये किया गया था कि भाई इनमें जो लोग काम करेंगे, जिनकी पोस्टिंग यहाँ होंगी, वो अपने रिटायरमेंट के 5 साल बाद तक पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकेंगे। आप ये कह सकते हैं कि इसका टारगेट, ऐसा नजर आया था, इसमें बात भी हुई थी कि इसका टारगेट दरअसल फैज हमीद साहब थे।
जो कि इंतजार कर रहे थे कि भाई उनके टेन्योर जैसे साल 2 साल का पूरा हो तो वो फिर अपने पॉलिटिकल एक्टिविटी में आए। उनका पॉलिटिक्स में आने का इरादा लोगों को लग रहा था कि ये आएंगे, और आएंगे तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे राज ऐसे खुल जाएंगे जो उनके पास पहले से मौजूद हैं। याद रहे फैज हमीद के ऊपर ये एक्यूजेशन है कि जब वो गए थे अपने ऑफिस छोड़कर तो बहुत सारा मटेरियल जो उन्होंने इस बीच में इकट्ठा किया था वो अपने साथ लेकर गए थे। इनफैक्ट बहुत सारी फोन कॉल्स इमरान खान को लेकर जो बाद में बाहर आई थी, माना जाता है कि वो बाजवा साहब को उन्होंने ही प्रोवाइड की थी कि अपनी जान बचाने के लिए कि मेरे पर केसेस ना बने। तो एक ये हुआ। अच्छा, तो दूसरी तरफ आईबी को उन्होंने इस तरह के दे दिए थे कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज, तो वो हुआ फैज हमीद वाला किस्सा, एक खत्म हुआ। दूसरी तरफ बात आती है आर्मी के मैंडेट की। देखिए मैंडेट किसी फौज का क्या होता है? मैंडेट फौज का होता है कि वो कंट्री के बॉर्डर्स का डिफेंस करेंगे, यही होता है। फौज इसीलिए होती है, एक प्राइमरीली ये होता है, या फिर पीसफुल टाइम्स में ये कि भाई अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया कंट्री पे तो उसमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी सपोर्ट की जाए एंड ऑल दैट। जब बाढ़ का टाइम है, अर्थक्वेक आ गया, कहीं कुछ आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उसमें फौज अपनी हेल्प के लिए उतरती है। ये 2 मैंडेट होते हैं जो मेजर होते हैं। आगे चलिए, तो वो आगे, मगर इस केस में क्या हो रहा था, आपको याद होगा सरकार ने अभी बनाया है एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। एक एक ये बनाई है। दूसरा क्या बनाया उन्होंने? दूसरा बनाया है कि उन्होंने सॉवरन वेल्थ फंड, है ना। ये सॉवरन वेल्थ फंड का आइडिया यूएई की तरफ से आया था कि भाई आप बार बार हमसे भीख मांगने आ जाते हैं, तो इससे बेहतर क्यों नहीं कि अपने एसेट्स को हमारे साथ उसके अगेंस्ट कुछ पैसा लें, हमको दे दें एसेट्स को, और हम उन पे अपना, तो बेसिकली एक सॉवरन फंड वहां पे क्रिएट होने की बात हो रही थी, ताकि आपको पैसे की कमी जो है रोजमर्रा की जो आप भीख मांगने आ जाते हैं वो ना हो, और आप अपनी इकोनॉमी को उस पैसे के बेसिस पे डेवलप कर पाए। तो ये सॉवरन वेल्थ फंड यहाँ पर क्रिएट होता है। इसमें यूएई जो है वो और सऊदीज ये पैसा लगा रहे थे इनके एसेट्स के ऊपर। बेसिकली ये उस समय डील हुई थी, जिसके चलते सॉवरन वेल्थ फंड बनाया जा रहा है। और दूसरा ये है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ये जो बनी है, ये दोनों ही आर्मी लेड इनिशिएटिव्स हैं। इसके अलावा एक और तीसरा इनिशिएटिव है वो ग्रीन रेवोल्यूशन, जो एग्रीकल्चर में आने वाला जो मसला है। ये तीनों आर्मी लेड इनिशिएटिव्स हैं, और इन तीनों इनिशिएटिव्स में चूंकि आर्मी लीड रोल प्ले कर रही है, हमने इस पे मैंने एक बार पहले बात की हुई है आपके साथ एक व्लॉग में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरह से जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो जिनको लीड करना चाहिए बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन को, जैसे हमारे यहाँ पे आईआरआई पूसा ने किया था इसको लीड, तो स्वामीनाथन साहब, जो स्वामीनाथन साहब थे, उन्होंने लीड किया था। यहाँ पर फौज लीड कर रही थी। अब फौज का एग्रीकल्चर से क्या लेना देना, मगर बस पाकिस्तान है तो पाकिस्तान है, ये ऐसे ही होता है पाकिस्तान में। तो ये आर्मी के डोमेन नहीं है, लेकिन इस जो अमेंडमेंट कराया गया पाकिस्तान आर्मी एक्ट में, उसमें ये चीज डाली गई इन द नेम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। अब मैंने आपको कहा था नेशनल इंटरेस्ट का, आपको नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल इंटरेस्ट, ये ऐसे लफ्ज हैं जिनकी डेफिनेशन बड़ी वाइड है, फ्लूइड है, ब्लर है। अब कोई भी लोग इसको अपने मुताबिक डिफाइन कर सकते हैं, कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन कहीं से इसकी है नहीं। तो उन्होंने उसको डाला है नेशनल डेवलपमेंट में, और उसमें वो क्या कहते हैं कि अब, अच्छा बाय द वे, इससे पहले कि हम इस पे जाएं, एक और चीज, ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी पे इस बात का क्रिटिसिज्म आता है कि ये जो काम फौज का है नहीं है उसमें भी ये कूदे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कॉर्पोरेट सेक्टर में की बहुत सारी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं। वो कंपनियां किस तरह की हैं, वो उन्होंने आर्मी वेलफेयर के नाम पे बना रखी हैं कि भाई जैसे कि वो कंपनियां फौजी वेलफेयर के लिए काम कर रही हों, फौजियों के, रिटायर्ड फौजियों के वेलफेयर के लिए काम कर रही हों, या एग्जिस्टिंग जो लोग फौज में हैं उनके वेलफेयर के लिए काम कर रही हों, वो तो बेसिकली दे आर ऑल रजिस्टर्ड एज कॉर्पोरेट कंपनीज, राइट, कॉर्पोरेट सेक्टर में मौजूद है। फौजी फाउंडेशन एक है, ऐसी बीसीओ, डीएचए अल्टीमेटली क्या है, वही है ना। अब जमीन का भी धंधा कर रहे हैं, मतलब डबल रोटी से लेकर और सुई से लेकर हाथी तक पाकिस्तान की फौज सब बनाती है, और शायद सबसे बड़ी कॉर्पोरेट आप इसको एंटिटी मान सकते हैं। अनऑफिशियली माना जाता है ये लगभग 25 बिलियन की वर्थ के इनके असेट्स हैं, कॉर्पोरेट असेट्स हैं पाकिस्तानी फौज के। अनऑफिशियल है सारा कुछ, बट है अच्छा, इनमें से बहुत सारी ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिनको सब्सिडीज मिली हुई, जो नॉन टैक्स, जो टैक्स नहीं देते हैं, क्योंकि वो फौजी नेशनल इंटरेस्ट, तो खैर, तो अब हम बात आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये नेशनल डेवलपमेंट के नाम पर क्या कर रहे हैं कि अपने जो
जो कोई भी सेक्टर है इकोनॉमी का, बी इट एग्रीकल्चर, बी इट बैंकिंग, बी इट फाइनेंस, बी इट एनीथिंग, जो भी नेशनल डेवलपमेंट में काम हो रहा है, बेसिकली जब आप नेशनल डेवलपमेंट कुछ भी आप करेंगे तो नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो बेसिकली हर चीज में उनको खुला ब्लैंकेट परमिट दे दिया गया कि नेशनल डेवलपमेंट का कोई भी काम जो हो रहा है देश में, उसमें पाकिस्तान की फौज शामिल है या शामिल हो सकती है। कहानी खत्म। है क्या? ये है कोशिश एक लेजिटिमेसी पाने की, लीगल लेजिटिमेसी पाने की उन कामों के लिए जो दरअसल आपके डोमेन में नहीं है। और इसके जरिए फिर ये भी हो जाता है कि आपको कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी लीगल प्लेटफॉर्म पर या अदरवाइज चैलेंज नहीं कर सकता है कि दरअसल आप जो कर रहे हैं वो गलत है या फौज जो कर रही है वो गलत है। तो ये है किस्सा। तो उन्होंने अपने लिए इकोनॉमी के में जबरदस्त तरीके से खेलने के लिए और तमाम इनिशिएटिव्स को खुद लीड करने के लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा है, पब्लिक कौन जानता है, पाकिस्तान इज ऑन बाय द पाकिस्तानी आर्मी एंड दैट्स व्हाट द बिलीफ सेज। तो वो बेसिकली वहां पर खुलकर खेलना चाह रहे थे। उस खुलकर खेलने के लिए उन्होंने इस किस्म का ये इसमें अमेंडमेंट किया। तो अब ये आरिफ अलवी साहब का जो ये टेक है, इससे हुआ क्या है? इससे दोस्त जो लेजिटिमेसी लेना चाह रही थी पाकिस्तानी फौज अपने तमाम उन एक्शंस के लिए जो इस बीच में इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं, इन पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और ये लेजिटिमेसी वाला जो गेम है, ये बहुत बुरी तरह से अपने मुंह के बल गिरता है। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि इस समय पर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बहुत बड़ी चोट है। ठीक है ना? तो मित्रों, अब मेरा क्या कहना है? मेरा कहना ये है, अच्छा, पर और अभी तक जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अभी तक इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन आएगा नहीं, रिएक्शन बहुत जल्द आएगा। मेरा अंदाजा क्या है? मेरा अंदाजा ये है कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट साहब, जो कि ऑलरेडी एक प्रेशर में थे पीटीआई की तरफ से, ये बहुत जल्द, और आपको याद है दो दिन पहले हम इस पर बात कर रहे थे जब रात को मैंने गिलाव किया था, तो हमारी जो दोस्त है लाइफस्टाइल, उन्होंने उस दिन कमेंट किया था कि नहीं महेश जी आप ठीक करें और आरिफ अलवी साहब जा सकते हैं। आरिफ अलवी साहब का मुझे उस दिन से अंदाजा हो रहा था कि जब केयर टेकर प्रेसिडेंट को चुना जा रहा था, और आपको याद होगा सीनेट के प्रेसिडेंट संजरानी साहब को लेकर बड़ी बात चली थी कि उनको शायद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। मैंने आपका तब भी बताया था कि उनको इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि ये ये अंदाजा है कहीं पर लोगों को कि आरिफ अलवी भाग सकता है। अगर आरिफ अलवी भाग गया तो इसकी जगह कौन लेगा? तो लॉफुली कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो सीनेट चेयरपर्सन है वो केयर टेकर प्रेसिडेंट बन जाता है, राइट? तो केयर टेकर प्रेसिडेंट जो केयर टेकर चेयरपर्सन जो सीनेट का जो चेयरपर्सन है, आप उसको खोना नहीं चाहते, क्योंकि अभी इलेक्शन तो आप करवा नहीं सकते सीनेट में। तो चेयरपर्सन अगर वो बना रहेगा तो वो कभी भी प्रेसिडेंट की जगह पर आ जाएगा अगर प्रेसिडेंट भागता है। तो इसीलिए उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया ताकि वो ओहदा अपनी जगह पर बरकरार रहे और कभी भी रिप्लेस किया जा सके। आज के हालात में जो आरिफ अलवी ने आज क्रिएट किए हैं, आरिफ अलवी दिनों का मेहमान है। आपकी मानकर चलिए कि आरिफ अलवी बहुत जल्दी रिजाइन करके भागेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता कि आरिफ अलवी अब अपनी पोस्ट पर बने रह सकते हैं। तो नतीजा क्या होगा? भाई आरिफ अलवी ने जो खुड़का करना था वो तो कर दिया, इन्होंने जो तमाशा खड़ा करना था वो तो एस्टेब्लिशमेंट की जान को खड़ा कर दिया ना, वो तो कहीं नहीं जाने वाला। तो आरिफ अलवी की जगह पर फिर नतीजे और एस्टेब्लिशमेंट को अगर अपने आप को बचाना है और इन अमेंडमेंट्स को बचाना है तो उसका तरीका क्या बचेगा? तरीका ये बचेगा कि फिर संजरानी साहब को लाया जाए एज केयर टेकर प्रेसिडेंट, क्योंकि आरिफ अलवी भाग चुके होंगे, और इनकी जगह उनसे फिर ऑर्डिनेंसेस इशू करा लिए जाएं, और जिसके बेसिस पर ये जो बिल्स जो अमेंडमेंट कराई गई हैं उनको उनकी वैलिडिटी को बनाए रखा जाए। तो मित्र, ये मुझे लगता है जो सोल्यूशन है, जो अपने में बात आ रही है कि मुझे लगता है इसी तरह से ये फौज जो है पाकिस्तान की वो इसका नतीजा निकालेगी, इसका सोल्यूशन निकालेगी, और इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट अलवी ने जो कुछ कर दिया है, अगर ये माना जाए टेक्निकली कि प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया, इसका मतलब ये कि लॉ नहीं बना। लॉ नहीं बना तो अब आप दोबारा लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट है ही नहीं, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुकी है, सरकार केयर टेकर है, और केयर टेकर गवर्नमेंट डे टू डे अफेयर्स के अलावा और कुछ ज्यादा कर नहीं सकती है, उसके पास राइट ही नहीं, राइट? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जो पार्लियामेंट है वो मौजूद ही नहीं है इस टाइम पर। तो ये बड़ा टाइमली आरिफ अलवी ने जो गेम किया है, ये मुझे पर्सनली मुझे लगता है बहुत पॉसिबल ये है
जो मेरा दिमाग कहता है वो ये कि बहुत पॉसिबल 27 घंटे आरिफ अलवी को इसलिए लगे क्योंकि उनको वकीलों से राय मिली है पीटीआई के कि भाई आप ये वाला गेम खेल दो, और कुछ नहीं तो हमको ये कम से कम जमीन बन जाएगी हमारे लिए कोर्ट में इमरान खान को बचाने की कोशिश का। ये इमरान खान को बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को डिनाई करने के साथ, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट को चोट की जा रही है जो ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट कर रही उनको डिनाई करने के साथ ही। तो ये मेरा है आज का जो कंक्लूजन जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। कंक्लूजन में ये भी कि आरिफ अलवी को भागना पड़ेगा अपनी दुम दबा के यहाँ से, और इनकी जगह पर जो लोग आएंगे वो इन अमेंडमेंट्स को बचाने के लिए जो भी आदमी आएगा, मुझे लगता है संजरानी साहब भी आएंगे जो सीनेट चेयरपर्सन है, और वो इन पर आकर फिर ऑर्डिनेंसेस उनसे इशू करा लिए जाएंगे ताकि ये वैलिडिटी इनकी बनी रहे, और इमरान खान के अगेंस्ट जो कुछ भी किया जा रहा है वो चलता रहे, किया जा सके। मित्रों, ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, और आपसे दरख्वास्त वही हमेशा की तरह से कि kindly do subscribe to the channel and like the video, share it to whatever platform you are available on, and share it with your friends and family. Thank you very much and see you very soon in the next video. Bye bye for now. Good night.